हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है वह हिस्ट्री से रिलेटेड गांधी युग, यानी गांधी युग। हर एक एग्जाम में गांधी युग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए, सबसे पहले गांधी जी का जो युग था वो कब से कब था। गांधी का युग 1915 टू 1948, यानी गांधी इरा 1945 से लेके 1948 को कहा जाता है। सबसे पहले गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी था। इनकी माता जी का नाम पुतलीबाई और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। अब गांधी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा थी वो पोरबंदर में हुई थी और उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए 1800 बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए 1888 ईस्वी में यह लंदन चले गए थे और लंदन में इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। 1888 से 1891 तक इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई समाप्त करने के बाद जब इन्हें बार काउंसिल का सदस्यता मिल गया तो इन्होंने लंदन के ही एक कोर्ट में अपना वकालत शुरू किया, लेकिन यह वहां से ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाए और वापस भारत आने के बाद 1893 ईस्वी में यह भारत को छोड़ के दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया चले गए। प्रिटोरिया जाने के बाद इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही वकालत शुरू कर दी, लेकिन वकालत शुरू करने के बाद इनके साथ बहुत सारा परेशानी आ रही थी। जैसे उस समय अफ्रीका में भी अश्वेत लोगों के प्रति बहुत सारा भेदभाव था। दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका में उस समय काले गोरे का बहुत सारा भेदभाव था, जिसके लिए महात्मा गांधी जी ने यहीं से अपना अहिंसा और सत्याग्रह की शुरुआत की थी। सत्याग्रह की शुरुआत में वहां पे भारतीयों के साथ हो रहे अत्याचार, काले लोगों के साथ हो रहे अत्याचार के विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई और इनका आवाज का जो माध्यम था वह माध्यम सत्याग्रह और अहिंसा था। इन्होंने 1910 में दक्षिण अफ्रीका में एक लियो टॉल्स्टॉय नामक आश्रम की स्थापना की थी और वह आश्रम वहां के जो अश्वेत लोग थे उनके लिए और भारतीयों के लिए सत्याग्रह का यही आश्रम के माध्यम से उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया था। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ गए थे।
लेकिन 9 जनवरी को जब ये वापस आए थे तो 1893 वाले जो ये भारत को छोड़ के गए थे और 1915 के भारत यानी 1915 का जो ब्रिटिश भारत था उस समय यानी उस लंबे समय दौर 22 साल के बीच में बहुत सारा बदलाव इन्होंने देखा। उस बदलाव में इन्होंने देखा क्या कि कांग्रेस पूरे भारत में लोगों की आवाज बन चुकी थी और भारत के प्रत्येक शहर में कांग्रेस पार्टी की स्थापना के साथ साथ उनकी जो ब्रांच होते थे वह खुल चुके थे, जहां से आम लोग उसमें भाग ले सकते थे। और इससे 9 जनवरी को जब वापस आए थे, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन और बनता है कि इन्हीं के आने की जो खुशी थी जिसके कारण बाद में चल के भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब भारत पहुंचने के बाद सबसे पहले इन्होंने मई 1915 में एक साबरमती आश्रम की स्थापना की और वह आश्रम को सत्याग्रह आश्रम के भी नाम से हम जानते हैं, यानी साबरमती आश्रम को सत्याग्रह आश्रम के नाम से जानते थे और इसकी स्थापना इन्होंने अहमदाबाद शहर में की थी। अब भारत आने के बाद जब यह कांग्रेस से जुड़ गए थे तो उस समय कांग्रेस के जो मेंबर थे एक गोपाल कृष्ण गोखले थे जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। जब गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिला तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उन्हें यह सलाह दी कि सबसे पहले आप पूरे अपने भारत का भ्रमण कीजिए और भ्रमण करने के बाद जो भारत के लोग हैं उनके बारे में जानिए, उनकी क्या समस्या है और उनकी समस्या जानने के बाद आप उन समस्या को सामने रखिए। और महात्मा गांधी जी ने ऐसा ही करना शुरू किया। वह भारत में जहां कांग्रेस का जो प्रचार या मीटिंग सभा होती थी उस क्षेत्र में जाते थे और वहां जाने के बाद जनताओं से मिलके उनकी परेशानियों का वह उनसे जिक्र करते थे। उसी बीच में क्या हुई थी कि फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और उस विश्वविद्यालय की स्थापना में बहुत सारे कांग्रेस के लोग को इनवाइट किया गया था, जिसमें कांग्रेस के बहुत बड़े नेता एनी बेसेंट थे और बहुत सारे जो लीडर थे, उनमें गांधी जी को भी इनवाइट किया गया था। गांधी जी को जब इनवाइट किया गया था तो इस सभा में गांधी जी यह देखे कि यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई है यह तो बहुत अच्छी बात है, इससे हमारा समाज आगे की ओर बढ़ेगा, लेकिन यह विश्वविद्यालय ज्यादा अमीर लोग जो थे उनके बच्चों के लिए था। वहां पे जो उस विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था, उस विद्यालय से जो भी विद्यालय का जो स्ट्रक्चर था, भवन निर्माण चल रहा था, उससे जो रिलेटेड जो मजदूर थे, हमारे गरीब तबके के जो लोग भारतीय मजदूर थे, उनका उसमें कहीं भी जिक्र नहीं था और ना ही वो लोग उपस्थित थे। तो यह चीज देख के गांधी जी को बहुत बुरा लगा और जब गांधी जी को स्टेज पर आमंत्रित किया गया तो उन्होंने यह कहना शुरू किया कि हमारे देश में जो जाति भेदभाव और गरीब तबके के जो लोग हैं, सबसे पहले आप इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में उन्हें जोड़िए। उनके बगैर हमारा देश का जो आंदोलन है वह संभव नहीं हो सकेगा और उसमें हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। यहीं से गांधी जी जब अपने दलित लोग हों या गरीब वर्ग, किसान वर्ग के लोग थे, उनके लिए यहीं से उन्होंने संबोधित किया था। सभा के संबोधन के बाद यह बात लगभग पूरे भारत में फैल गया था और
उसके कारण क्या हुआ था कि दिसंबर 1916 में एक लखनऊ में अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में कांग्रेस के बहुत सारे लोग थे। जो अधिवेशन कांग्रेस का 32वां अधिवेशन था उसमें गांधी जी भी आए हुए थे और उसी समय बंगाल के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में किसानों का बहुत दमन हो रहा था। उस समय बिहार में एक नील की खेती के लिए किसानों को मजबूर किया जाता था और एक प्रणाली चलाई गई थी, तीन कठिया प्रणाली। वह प्रणाली में क्या था कि आप 20 कट्ठे जमीन यानी 1 बीघा 20 कट्ठा जो जमीन होता था, इस जमीन से आपको 20 कट्ठा जमीन में आपको 3 कट्ठा जमीन में नील की खेती करना है। और वह जो नील की खेती होती थी वह अंग्रेज लोग पर्याप्त मात्रा में किसानों को पैसा नहीं दे पाते थे और इस तरह से किसानों का शोषण होता था। तो इस अधिवेशन में दिसंबर 1916 में कांग्रेस के 32वें अधिवेशन जो लखनऊ में आयोजित किया गया था, इस अधिवेशन में बिहार के एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, और इनसे रिलेटेड कई बार बिहार के एग्जाम में बीपीएससी हो, टीचर का हो, दरोगा का हो, इसमें यह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में किस व्यक्ति के आग्रह पर वह बिहार आए थे। और यह बिहार के बहुत सारे जो किसान थे वह लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस की नेताओं से मिलने गए थे और वह इसलिए मिलने गए थे कि चलिए बिहार आने के बाद अब बिहार के जो किसान हैं उनकी दुर्दशा देखिए। लेकिन कांग्रेस के जो नेता लोग थे वह आने से इनकार कर दिया और उसी में से किसी लोग ने गांधी जी के बारे में सजेशन किया कि आप गांधी जी से जाके मिले। लेकिन गांधी जी ने चंपारण आने से यानी बिहार आने से इनकार कर दिया था। लेकिन यह राजकुमार शुक्ल जी जो थे यह एक जिद्दी टाइप के किसान थे कि मैं किसी तरह से गांधी जी को बिहार लेकर ही आऊंगा। और जब लखनऊ से गांधी जी कानपुर चले गए थे तो कानपुर जाके भी यह आग्रह करना शुरू कर दिए थे कि आप हमारे बिहार की किसानों की दुर्दशा देखिए। और हुआ क्या कि अप्रैल 1917 में जब गांधी जी कलकत्ता की यात्रा पे जा रहे थे तो राजकुमार शुक्ल जी के आग्रह पर उन्होंने चंपारण सत्याग्रह के लिए यानी वह पटना में उतर के और पटना में उतरने के बाद सोचा कि चलो चंपारण की ओर चलते हैं और वहां के जो किसान हैं उनकी स्थिति के बारे में जानते हैं। और अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने की थी और उसमें बहुत सारे बिहार के जो किसान थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और इसके एवज में गांधी जी को कई बार कोड़े भी खाने पड़े, लेकिन अंततः उन्हें सफलता मिली और बिहार में जो नील खेती के लिए तीन कठिया प्रणाली जो चल रहे थे उसे समाप्त कर दिया गया। और साथ साथ जो बहुत सारे ऐसे जो कर थे, लगभग 42 ऐसे कर थे जो किसानों के ऊपर जबरन लाद दिए गए थे, उन्हें भी समाप्त कर दिया गया। और इस उपलब्धि के बाद महात्मा गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। उसके बाद इस सफलता मिलने के बाद क्या हुआ था कि 1818 में अहमदाबाद में कपड़ा का जो मिल था उस मिल में मजदूरों को उचित मात्रा में उनका कह सकते हैं कि मजदूरी नहीं मिलता था, उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। तो वहां के जो मजदूर थे वो कपड़े मिल के विरुद्ध अपना आंदोलन शुरू कर दिए और उसमें गांधी जी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उस आंदोलन में उन्होंने भूख हड़ताल किया और भूख हड़ताल करने के बाद
जो मजदूरों का उचित न्याय होता है वह गांधी जी के द्वारा यहाँ पे मिला 1918 में अहमदाबाद जो कपड़ा मिल था वहां पे। उसके बाद इसी समय गुजरात के एक जगह खेरा जगह था 1918 में। यह खेरा आंदोलन था। यह खेरा आंदोलन क्या था? खेरा आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो खेरा के जो किसान थे वहां पे क्या हुआ था कि फसल नष्ट हो जाने के कारण उनके ऊपर जो कर था, लगान था, वो जबरन लिया जाने वाला था, जिसके कारण वहां के किसानों के लिए महात्मा गांधी जी ने खेरा आंदोलन चलाया और चलाने के बाद जो वहां के किसान थे उनके कर को वह माफ करवाया। यह 1918 में खेरा आंदोलन हुआ था। अब इन तीनों आंदोलन के बाद जो अपार सफलता मिली उन्हें 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में जो अहमदाबाद मिल का जो मजदूर के विरुद्ध उन्होंने जो किया, मजदूर के साथ जो किया था, उसके बाद 1918 में खेरा आंदोलन। इसके साथ गांधी जी की प्रसिद्धि पूरे भारत में होने लगी और उन्हें गरीब वर्ग के लोग, किसान वर्ग के लोग उन्हें अपना नेता मानने लगे। और उसी बीच क्या हुआ था कि 1914 से 18 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और विश्व युद्ध के समय मतलब अंग्रेजों द्वारा यह घोषणा की गई थी कि भारत में जो प्रेस है वह प्रेस सही रूप से मतलब नहीं चलाए जा सकते हैं, आप किसी भी न्यूज को ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हैं, और प्रेस को उन्होंने बंद कर दिया था। और एक 1919 में एक रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। उस रॉलेट एक्ट के तहत क्या होता था कि यह एक काला कानून, इसे रॉलेट एक्ट को हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं, काला कानून के नाम से भी हम जानते हैं। और यह काला कानून क्या था कि किसी भी व्यक्तियों को आप बिना सबूत के ही आप गिरफ्तार करके और आप जेल में बंद कर सकते हैं और लगभग 2 साल तक उसकी सजा कर दी जाती थी। इसके विरुद्ध गांधी जी ने आवाज उठाया और यह आवाज पूरे भारत में यह फैल गया, जिसके कारण अंग्रेजों की स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ होने लगी। अब क्या हुआ था कि उसी समय गांधी जी पंजाब जब जा रहे थे, रॉलेट एक्ट का जो बहुत सारे जगह पे जो आंदोलन चलाया जा रहा था, तो आंदोलन के लिए गांधी जी जब पंजाब जा रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था और एक बहुत बड़ी निर्मम हत्या की गई थी। जालियांवाला बाग कांड जो था वो अमृतसर में बहुत सारे जो किसान मजदूर थे वो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अपना प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहां पे गोली चला दी गई थी और बहुत सारे मजदूर, बच्चे, महिलाएं मारी गई थी। अब इसके कारण गांधी जी के अंदर बहुत रोष भर गया था। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया और असहयोग का मतलब होता है कि अंग्रेजों को सहयोग न देना, यानी हम उनके साथ जो चीज है, जैसे मतलब मान के चलिए स्कूल नहीं जाएंगे, डॉक्टरी पेशा के हैं तो वो नहीं करेंगे, मतलब अंग्रेज को सहयोग न देना। और इसमें उन्होंने भारत के जो किसान वर्ग के लोग थे, मजदूर वर्ग के लोग थे, उनको उन्होंने इकट्ठा करके असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। और उसी बीच क्या हुआ था कि एक खिलाफत आंदोलन 2 भाई मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया जा रहा था। खिलाफत आंदोलन लगभग यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में, मुंबई के क्षेत्र में चलाया जा रहा था। और यह क्यों चलाया जा रहा था? तो खलीफा की उपाधि को समाप्त कर दिया गया था, जिसके कारण मुस्लिम वर्ग के जो लोग थे वह खिलाफत आंदोलन चला रहे थे। तो गांधी जी ने यह सोचा कि असहयोग आंदोलन को हम खिलाफत आंदोलन से जोड़ देते हैं, जिससे क्या होगा
कि हमारे देश के जो हिंदू भाई लोग हैं, मुसलमान भाई लोग हैं, वह इकट्ठा हो जब जाएंगे तो हमारे देश की जो ताकत है वो और बढ़ जाएगी, और बढ़ने के बाद हम अंग्रेजों के विरुद्ध अपना नारा जो है उसे हम तेज कर सकते हैं। और गांधी जी ये भी सोचते थे कि असहयोग आंदोलन अगर 1 वर्ष तक सही मायने में चल गया तो हमारा देश आजाद हो जाएगा। उस बीच ये जो एक घटना घटी थी, जलियांवाला बाग कांड जो घटा था, उसमें महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा 1915 में कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, जिसे जलियांवाला बाग कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने लौटा दिया था। उसके बाद असहयोग आंदोलन तक हमने इस वीडियो में बताया। इसके बाद और सारे जो चौरा चौरी कांड है गांधी जी से रिलेटेड, आगे का जो 1948 के पीरियड में बहुत सारे जो गांधी जी का जो कार्य किया गया है, उसे मैं एक अगले वीडियो में लेके आऊँगा। और इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख के समझें और आने वाले वीडियो का इंतजार करें, जिससे गांधी युग से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।